एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वीडियो में आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ गाने सुनाई दे रहे होंगे, वो अखंड रामायण मेरे बगल में चल रही है, तो उसी की आवाज आपको आती रहेगी। तो पूरे वीडियो में इसके भी मजे आप लेते रहिएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि सोमवार को भारत और चीन के कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने ऑफिशियल बयान भी ये सुना था कि दोनों ही देश इस चीज पर एग्री हुए हैं कि अब वहां पर ट्रूप बिल्डिंग नहीं की जाएगी। तो इसी क्षेत्र से और खबरें निकलकर सामने आ रही है, उस मीटिंग की और डिटेल निकलकर सामने आ रही है। एक्चुअल में ये चीज मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताई हुई है कि चीन की तरफ से भारत को ये कहा गया था कि पैंगोंग सो के सदर्न एरिया में जो भारत ने हाइट कैप्चर की हुई है उस पर बात की जाए और भारत पहले उसको खाली करे। भारत ने इसके जवाब में यह साफ साफ कहा है या कहा था कि पैंगोंग सो के आसपास की बात नहीं, पूरे के पूरे जितने जगहों पर स्टैंड ऑफ चल रहा है उन सभी चीजों पर बात की जाएगी, तभी जाकर यह बात होगी। और चीन के द्वारा पहली हरकत की गई थी तो चीन ही पहले बाहर निकलेगा, तभी इससे आगे बात की जाएगी। इसके अलावा चीन और भारत के बीच में एक चीज पर एग्रीमेंट हो सकता है कि एक एक हफ्ते दोनों ही देशों के द्वारा अलग अलग पेट्रोलिंग की जाए, जिससे कि एक दूसरे के आमने सामने ट्रूप्स ना आए और कोई भी विवाद की स्थिति ना बने। ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में चीन से लगने वाले बॉर्डर में चीन और भारत इसी प्रकार की पेट्रोलिंग करते हैं। एक हफ्ता भारत के द्वारा किसी पॉइंट तक पेट्रोल किया जाता है और उसी पॉइंट तक चीन के द्वारा अगले हफ्ते पेट्रोलिंग की जाती है। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में भी करने का फैसला हो सकता है या इस पर बात हो सकती है अगले मीटिंग में। पर ये जो फैसला है, ये जो बात है, वो केवल और केवल डिसएंगेजमेंट के बाद ही होगी। इसको सही इसलिए माना जा रहा है कि लद्दाख एरिया में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो ये प्लानिंग थी एक एक हफ्ते वाली, वो कामयाब रही थी। और दोनों ही इस क्षेत्र में जो दोनों ही देशों के कमांडर थे उन दोनों की आपस में ये हमेशा बात होती रहती थी कि जो नॉर्दर्न एरिया में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है, उस चीज को यहाँ पर नहीं होने देना है। और दोनों ही देशों के बीच में इस प्रकार की सहमति बनी हुई थी कि एक एक हफ्ते में हम जो पेट्रोलिंग करते हैं उसको चालू रखना है, जिससे कारण विवाद नहीं हो पाया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो इस चीज पर आगे जाके बात होगी, पर जो कंस्ट्रक्शन है भारत की तरफ से सीमा पर जो कंस्ट्रक्शन है, एलएसी पे कंस्ट्रक्शन है, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा जब डिसएंगेजमेंट हो जाएगा तब इस चीज पर बात हो सकती है, लद्दाख में भी इसी प्रकार के पेट्रोलिंग पर कुछ आपस में बात की जा सकती है। अभी फिलहाल इस प्रकार की पेट्रोलिंग का कोई भी जिक्र नहीं होने वाला है। इसके अलावा सोमवार को हुई छठी कमांडर लेवल मीटिंग में एक और चीज डिस्कस की गई और ये साफ साफ चीन को अल्टीमेटम था भारत की तरफ से कि यदि चीन की तरफ से अब कोई ऐसी हरकत होती है तो भारतीय ट्रूप्स अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए चीनियों पे फायर ओपन कर सकते हैं। इन सारी चीजों की छूट दे दी गई है और यही चीज चीन को कन्वे किया गया भारतीय पार्टी के द्वारा या भारतीय डेलीगेशन के द्वारा। तो चीन को साफ साफ बता दिया गया है कि यदि अब उनकी तरफ से हरकतें होती हैं तो भारतीय जो ट्रूप है वो चुप नहीं रहेंगे और ईंटे पत्थर से काम नहीं चलाएंगे, वो गोलियों का प्रयोग करेंगे और जिससे जो आगे सिनारियो बनेंगे उसका चीन ही जिम्मेदार होगा। वही बात करते हैं अभी एशिया में छुटभैया गुंडा जो पैदा हो रहा है नेपाल की। नेपाल काला पानी, लिम्पुआधुरा इत्यादि इलाकों को अपने क्षेत्र में, अपने मानचित्र में दिखाना तो शुरू कर दिया है, ऑफिशियली दिखाना भी शुरू कर दिया है, अपने सिक्कों में इसको छापना भी शुरू कर दिया है। अब वह एक लेवल और ऊपर जाने की गुंडई करने की जो सोच रहा है, उसमें जो इन सभी इलाकों में लिम्पुआधुरा, काला पानी इत्यादि इलाकों में वह चाहता है कि वो जनगणना करवाए। हर 10 साल में उनके यहाँ भी जनगणना होती है और इस साल मई में ये जनगणना होनी है। तो ये माना जा रहा है नेपाल की तरफ से, नेपाली सरकार के द्वारा ये प्लान बनाया जा रहा है कि इन इलाकों में, ये जो पिथौरागढ़ में इलाके पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं, वहां पर उनके लोग जा तो नहीं सकते हैं, पर बिना जाए अगर कोई जनगणना कर पाते हैं तो इस प्रकार की चीज के लिए उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास करेगी। उत्तराखंड की गवर्नमेंट, पिथौरागढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक इस प्रकार की कोई भी चीज उनके नोटिस में अभी तक नहीं आई है, पर यदि इस प्रकार की चीज
नेपाल के द्वारा की जाती है तो इसको ना वो होने देंगे, ना ही किसी नेपाली नागरिक को इस प्रकार की चीज करने देंगे, उनकी एंट्री ही नहीं होने दी जाएगी, ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। वहां के लोगों का, लोकल लोगों का यह कहना है कि वो भारतीय हैं और इस प्रकार की जो हरकत है नेपाल की तरफ से, ये जो एक्सरसाइज की जाएगी, इसको एक्सरसाइज का नाम दिया गया है कि जनगणना की जो एक्सरसाइज की जाएगी उसका वो समर्थन नहीं करेंगे, ना ही उसमें भाग लेंगे और वो प्राउड इंडियन है। तो नेपाल जो छोटी छोटी सी गुंडई करना चाह रहा है, कर ले गुंडई, ये सरकार की गुंडई है। जब तक ये सरकार रहेगी, चीन के दबाव की सरकार रहेगी, तो इस प्रकार की गुंडई तो निकल कर सामने आएगी। दिन चेंज होंगे, समय चेंज होगा। वही बात करते हैं भारत और जापान के बीच में हुई एक्सरसाइज, शुरू हुई एक्सरसाइज जिसको GMAX का नाम दिया गया है। यह एक्सरसाइज सबसे पहले 2012 में स्टार्ट हुई थी और इसका ये चौथा एडिशन है जो कि नॉर्दर्न अरेबियन सी में स्टार्ट किया गया। नॉर्दर्न अरेबियन सी आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का आसपास का क्षेत्र है और पाकिस्तान के लिए यह एक जवाब की तरह आप समझ सकते हैं यदि वो चीन का साथ देता है, जो कि वो देगा ही, तो पाकिस्तान को इस एक्सरसाइज से काफी प्रॉब्लम हुई ही होगी। और हम जापान के साथ ये चौथी इस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको GMAX के नाम से जाना जाता है और यह कोरोना के कारण, चाइनीज वायरस के कारण डिस्टेंस एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें जो ट्रूप्स हैं वो बाद में फिजिकली नहीं मिलेंगे, केवल शिप के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी देखी जाएगी। इससे पहले ये 2018 में विशाखापट्टनम के कोस्ट पे हुई थी और अब जाके ये नॉर्दर्न अरेबियन सी में हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, अभी 2 दिन पहले ही एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही थी, पासेक्स का नाम दिया गया था। अब ये एक्सरसाइज जापान के साथ हो रही है, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के मैरीटाइम फोर्सेस के साथ हो रही है। हर 2 साल में होने वाली इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई भाग ले रहा है, टेक क्लास का स्टिल्थ फ्रिगेट तरकश भाग ले रहा है, इसके अलावा फ्लीट टैंकर दीपक भाग ले रहा है। इन शिप्स के अलावा P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहा है, इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वह भी भाग ले रहे हैं। मतलब एक बृहद तौर पर यह एक्सरसाइज चल रही है जो कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ जवाब देती है और जो क्वाड, जो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड तैयार हो रहा है उसको भी दिखाती है। वही बात करते हैं राफेल एयरक्राफ्ट के ऑफसेट की। 2 दिन पहले मैंने आपको खबरों में बताया था कि कैग के द्वारा यह क्वेश्चन उठाया गया था कि राफेल की डिलीवरी तो हो गई है पर अभी तक 4 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी जो इंजन बनाने वाली कंपनी है सैफरन, उसके द्वारा कोई भी ऑफसेट नहीं किया गया है, जो कि 30% का ऑफसेट उनको करना है। पर अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सैफरन के द्वारा DRDO के लिए एक अलग सी फैसिलिटी बनाई जा रही है जो कि इंजन कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इसमें केवल इंजन बनाए जाएंगे और इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो कंसंट्रेशन होगा वो 110 किलो न्यूटन के इंजन को बनाने का होगा जो कि AMCA के लिए बनाया जाएगा। सैफरन के द्वारा जो इंजन बनाया जाता है राफेल के लिए, उसी से कुछ टेक्नोलॉजी इस कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा HAL को भी वो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स में, इस प्रोजेक्ट में HAL भी भाग ले सकता है पर HAL ये माना जा रहा है कि छोटी चीजों में ही भाग लेगा सैफरन के साथ, जैसे कि UAV के इंजन बनाना, इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स के इंजन बनाना जो कि ऑलरेडी वो बना रहा है। तो इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स में ही HAL भाग लेगा, DRDO बड़े प्रोजेक्ट में भाग लेगा और इस इंजन कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही हमारा जो नेक्स्ट इंजन है उसको तैयार किया जाएगा। कावेरी की यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस इंजन कॉम्प्लेक्स में जब काम स्टार्ट होगा तो उसके बाद 7 सालों का समय लगेगा एक इंजन ऐसा प्राप्त करने में जो कि AMCA में इस्तेमाल हो सकेगा। तो देखते हैं कब ये इंजन कॉम्प्लेक्स बनता है और कब इसके द्वारा एक जेट इंजन बना के सामने रखा जाता है जो कि हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।